नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश में हो रहे 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं और अगर योगी कैबिनेट की बात की जाए तो लगातार बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित कर जनता से समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आज यहां पर बीजेपी के कई मंत्री मंच पर पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की है। कोशिश बीजेपी की यहां पर यह हो रही है कि इस पूरे उपचुनाव में जो 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है सभी सीटों पर जीत हासिल की जा सके, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार जिस तरह से विपक्ष भी लामबंद हो रहा है, सरकार के खिलाफ कड़ी टक्कर देने की बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, कितनी टक्कर दे पाएगा? क्या 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा या फिर सपा बसपा कांग्रेस भी अपना खाता खोलने में कामयाब होंगी? ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन जिस तरह से और मेहनत से और हर एक तैयारी के साथ जनता के बीच बीजेपी पहुंच रही है, यहां पर कोशिश जीत हासिल करने की हो रही है। जिस तरह से आज देखा गया कि बांगरमऊ सीट पर यहां पर कई मंत्री पहुंचे, सभा को संबोधित किया गया और जनता से समर्थन हासिल करने की बात कही गई, लेकिन देखना होगा कितना जनता का समर्थन यहां पर मिलता है। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये माहौल यहां पर बीजेपी के पक्ष में बनाने की बात कही जा रही है कि कितना समर्थन मिलेगा, बड़ी अहम बात है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे उन्नाव, जहां से हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। भानु, क्या कुछ अपडेट है आपके पास उपचुनाव को लेकर बांगरमऊ सीट पर? जी बिल्कुल मनीष साहब, बताना चाहेंगे उन्नाव जनपद की बहुचर्चित सीट बांगरमऊ विधानसभा 162, जहां पर बीजेपी पूरा दमखम झोंकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बीजेपी का कभी यहाँ दबदबा नहीं रहा। करीब 50 सालों बाद में कुलदीप सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने इस सीट को हासिल किया था और दुष्कर्म हत्या के आरोप में कुलदीप सिंह जेल जाने के बाद उनका निष्कासन हुआ था, सीट खाली हुई थी। देश में 7 सीटों पर चुनाव हो रहे, उसमें एक नाम बांगरमऊ का भी जुड़ा हुआ है। बीजेपी को साफ साफ पता है, अच्छी तरह से पता है कि जिस तरह से वोट बैंक यहाँ पर है, जिस तरह से उनके प्रत्याशी उतारे गए हैं, उनकी पार्टी के भीतर घात चल रहा है, उसको लेकर के उनको पता है कि उनको सीट जीतना इतना आसान नहीं होगा। विपक्ष भी पूरी तरह लामबंद हो रहा है, क्योंकि वो हर हाल में इस 2020 मैच को जो चल रहा है इसको लेकर के 2022 वाले में अपना IPL का मैच को खेलने का पूरा टारगेट बना चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के आज कई मंत्री यहां पर पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की है, क्या यह मान लिया जाए कि उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी पूरी सक्रियता के साथ जनता के बीच पहुंच रही है और चुनाव जीतना, उपचुनाव की जो 7 सीटें हैं उन सभी सीटों पर जीत हासिल करना बीजेपी के एक नाक का सवाल बन गया है? बिल्कुल बन चुका है, बिल्कुल निश्चित तौर बन चुका है। जिस तरह से विपक्ष लामबंद हो रहा है, अपराध, अत्याचार, भ्रष्टाचार को लेकर के, बेरोजगारी लेकर के सरकार को घेर रहा है, तो सरकार को भी पता है, वो तो अपने कई विकास कार्यों को गिना रहे हैं, लेकिन धरातल की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। उनका कहना है कि पिछली सरकारों में जब 1 रुपया भेजा जाता था तो जनता को 10 पैसा मिलता था, अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया पहुंच रहा है। अरे साहब, आपका कहना तो आसान मंच पर से होता है, लेकिन धरातल पर सच्चाई आज भी वही कुछ और है। आम जनता का यही कहना है कि बिना जाकर के भ्रष्टाचार पूंजी उनको प्रसाद की राशि चढ़ाए हुए उनके कामों पर नहीं होते हैं, उनको दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लेकिन मंत्रियों की बात करें बीजेपी की, तो जब से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, चुनाव का ऐलान हुआ, तब से बीजेपी के कद्दावर नेता, छोटे मोटे नेता नहीं, कद्दावर नेता जो प्रदेश लेवल के हैं, चाहे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह हो, या कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हो, या मोहसिन रजा हो, या डिप्टी CM दिनेश शर्मा, या केशव प्रसाद मौर्य हो, यहाँ तक योगी आदित्यनाथ भी बांगरमऊ की जनता को प्रलोभित करने का, उनको बराबर जाकर के यहाँ समीक्षा कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। कल की मैं बात करूं, अभी 28 तारीख को ही योगी आदित्यनाथ ने बांगरमऊ जनता के संती मिल मैदान में संबोधन किया था, जहां पर 7-8 हजार लोग कार्यकर्ता मौजूद हुए थे। तो बीजेपी लगभग अस्वस्थ हो चुकी थी, वो इनके भाषणों से लग रहा था कि जीत इनकी पक्की हो चुकी है। लेकिन जो समीकरण है, जो कल के समीकरण थे, वो बांगरमऊ की वोट बैंकिंग की जो ग्राफ चल रहा है, तो उसमें सबसे 1 नंबर पे आरती वाजपेयी कांग्रेस के चल रहे हैं, दूसरे नंबर पे बीजेपी है, तीसरे पर सपा है, चौथे पे बसपा दिख रही है। लेकिन ये समीकरण बदलते रहेंगे, क्योंकि ये समीकरण बदल रहे हैं, अभी तो चुनाव का समय बाकी है। लेकिन मंत्री कल भी सुनील बंसल ने पार्टी कार्यालय के 10 बजे बैठ करके समीक्षा बैठक की अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उनमें हालचाल जाना है। और उधर सांसद साक्षी महाराज जो फायर ब्रांड नेता बीजेपी के हैं, महाराज हैं, ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं, वो उन्होंने बीच में एक कब्रिस्तान और शमशान वाला ऐसा बम फोड़ दिया कि यहाँ पार्टी एक लोगों को आपस में जोड़ने का प्रयास कर रही है। इनके बयानों से विघटन होता दिखाई पड़ रहा है। वहीं ये समस्याएं खड़ी हो रही है, जिसको लेकर के आज जब डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का जब कार्यक्रम लगा हुआ था, जो लगभग निर्धारित समय प्रोटोकॉल के साथ 2 बजे
12 बजे का था, जो कि अपने निर्धारित समय से करीब 1.5-2.5 घंटे ठीक है, देरी से पहुंचे। लेकिन भानु अगर जी। आज की इस पूरी सभा की बात की जाए, जो जनसभा यहां पर की गई जिसमें योगी सरकार के कई मंत्री पहुंचे, सबसे ज्यादा खास बात क्या कुछ देखने को मिली है, क्या कुछ अहम था? बिल्कुल, जनसभा की अगर बात करें तो जनता तो सत्ता की सरकार है, दूर दूर से नेता आ रहे हैं, तो जनता उनके साथ में इकट्ठा हो रही है। लोगों का कहना है कि भीड़ में 20% या 25% जनता अन्य विधानसभा की आ रही है, नेताओं के साथ साथ में आ रही है। लेकिन जिस तरह से जनता को प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है, या उनको लालच में लाया जा रहा है, या उनको उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं कि बेरोजगारी हमने हटाई, हमने नौकरी दिया, हमदार 370 हटाए, राफेल घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, हमने स्ट्राइक किया, इस तरह से जनता को बाकायदा उनसे बातें कह के उनसे समर्थन हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जनसभा के दौरान जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पहले पहुंचे हुए थे, उन्होंने कांग्रेस सरकार या विपक्ष सरकारों के जम के घोटालेबाजी गिनाई। वो क्योंकि काम समय था, कार्यक्रम के और थे, वो जा चुके थे। उसके बाद में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी रहे, उन्होंने भी अपना जयघोष किया। जब दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य जब पहुंचते हैं, क्योंकि नामांकन की बात अगर करें तो जब से चुनाव का ऐलान हुआ तो पहली बार केशव प्रसाद मौर्य के उन्नाव की बंगाल धरती पर ये उनका संबोधन कार्यक्रम लगा। बीजेपी की तरफ से आए दिन बड़े से बड़े नेता पूरे कार्यक्रम में लगे हुए, लेकिन मंच से रहते हुए भी सरकार के भ्रष्टाचार। लेकिन भानु अगर बात यहाँ पर साक्षी महाराज के उस बयान की जाए, क्या उस बयान के बाद बीजेपी को इस सीट पर फायदा होगा या फिर नुकसान उठाना पड़ेगा? ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, क्योंकि सांसद साक्षी महाराज अपने चर्चित बयानों को लेकर के सुर्खियों में अक्सर रहते हैं। अब वो पहले उन्होंने जब प्रत्याशी का नाम आया सामने से तो उन्होंने कहा बिल्कुल गया है, फिर कल सीट को बचाए है। नुक्कड़ एक कार्यक्रम दौरान कब्रिस्तान और शमशान को लेकर के हिंदू और मुस्लिम में एक बात छेड़ दिया कि एक 100 को दफनाने के लिए कब्रिस्तान बना दिया जाता है, हिंदुओं को दफनाने 100 का दाह संस्कार कर गंगा बजाना पड़ता है, उनको मेढ़ खोदनी पड़ती है। हम अपने अस्तित्व पे इस तरह उन्होंने बहस दी है, जो अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा हो बीजेपी। इसीलिए शायद ये वजह नहीं है, बैठक हुई है सुनील बंसल अन्य मंत्रियों के बीच में कार्यालय पर। लेकिन भानु कहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भानु कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्नाव का जो बीजेपी संगठन है उसमें कुछ अंदर खाने कुछ इस तरह से चल रही है जो नाराजगी है, और वो नाराजगी इस चुनाव में भारी पड़ सकती है बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कह रहे हैं बिल्कुल नाराजगी साफ साफ जाहिर। जिस तरह भाषण सामने आने के बयान सामने आ रहे हैं, तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी के अंदर उनके परिवार में ही, जनपद के ही परिवार में आपस में भीतरघात चल रहा, तालमेल नहीं बैठ रहे हैं। कभी कुलदीप सेंगर लेकर समस्या आ जाती है, कभी संगीता सेंगर लेकर समस्या खड़ी होती है, कभी कटिहार की बातें आ जाती है, कभी साक्षी महाराज कोई बम फोड़ देते हैं। जहां सरकार इस समय जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, उनका समर्थन लेने का प्रयास कर रही है, जीत का प्रयास कर रही है, 7 विधानसभा जो सीटें प्रदेश की हैं उसमें सबसे ज्यादा दमखम बांगर मुंह में लगा रही है, क्योंकि उसके लोहे के चने चबाने हैं। मान लें कि नाक, अगर चुनाव सीटें गंवा देते तो उनके नाक कटने के बराबर हो, क्योंकि प्रदेश सरकार उनकी है, केंद्र सरकार उनकी है, सरकार बराबर ताबड़तोड़ कार्यक्रम अपना रही है। लेकिन जो उनके कुछ नेता ऐसे हैं जो इस तरह के भाषणबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को नुकसान उठाना आने वाले चुनाव में पड़ भी सकता है, क्योंकि समय ही तय कर सकता है ये। बिल्कुल, लेकिन भानु जिस तरह से इस सीट पर सपा का कब्जा रहा है हमेशा, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के चुनावी मैदान में उतरने के बाद ये सीट बीजेपी की हो गई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, क्या एक बार फिर से बीजेपी वापसी करेगी? कुछ इस तरह के समीकरण बन रहे हैं। बिल्कुल, समीकरणों की बात करें तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि दूसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी चल रहा है। कल का समीकरण जो था, जो मैंने अपने चैनल पे लोकमंच, जो हमारा चैनल है चुनाव मंच का, जो सबसे पहले सटीक खबर ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों में पहुंचाने का पूरा प्रयास कर, निष्पक्ष पत्रकारिता, बेबाक पत्रकारिता बिल्कुल दिखा रहा है। जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो इसलिए लोकमंच चैनल के लोगों के, जो लोगों ने खबरें देखी है मैं पीछे की, उन लोगों ने भी बहुत तारीफ की है कि आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता या आपके चैनल की जो खबरें चल रही है वो निष्पक्ष चल रहे हैं, क्योंकि हम खबरों समझौता नहीं करते हैं, हम सच दिखाते हैं, क्योंकि लोकमंच आपकी आवाज, जनता की आवाज है। इसलिए अगर हम कहना चाहें तो साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह से नेता लगे हुए हैं, लेकिन आने वाले चुनाव 1-2 दिनों में समीकरण बदल सकते हैं। अगर सपा की बात करें तो सपा और बसपा, यानी कि जो बुआ भतीजा का जो गठबंधन हुआ था, तो कभी मुलायम सिंह नेताजी का उनका जो संकल्प था उसको अखिलेश ने तोड़ दिया। अभी कल किस कंडीशन से ये रही कि जब बीएसपी की बैठक चल रही थी, वही शांति मिल मैदान में चुनाव स्थल को लेकर के, चुनाव संबोधन को लेकर के सुरेश पाल जो उनके, महेश पाल जो प्रत्याशी बसपा के, उनको लेकर चल रहे, तब वहां पे लखनऊ से मिली कि बीएसपी के 5 विधायक सपा में चले गए। वो भी राज्यसभा एक नामांकन प्रक्रिया चल रही थी, तो अखिलेश ने जानकारी मिलते ये हो कि 6 विधायक चले गए उनके।
तो बुआ को भतीजे ने इस बार ऐसा सिक्सर मारा है 2020 मैच में कि पहले ही गेंद से उन्होंने जाहिर कर दिया कि हमारे बिल्कुल। और अभी एक और अहम सवाल निकल कर आता है जी। यहाँ पर भानु कि जिस तरह से ये बीजेपी के जो माफ कीजिएगा, जो बसपा के विधायक अब सपा में शामिल हुए और अब उपचुनाव भी हो रहा है, उसका फायदा सपा को मिलेगा? क्या लगता है आपको? सपा को तो फायदा मिले या न मिले वो तो अलग विषय है। बसपा का नुकसान हो रहा है, उसका ग्राफ गिरता जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर के जब मैंने बसपा के नेताओं से जब मैंने बात किया तो उन्होंने यही कहा खरीद फरोख्त काम सपा करती है। जब आज केशव प्रसाद मौर्य से जब मैंने मीडिया ने बात करने चाहिए तो पहले तो बसते रहे, उसके बाद में उन्होंने कहा कि पंजा गंजा हो चुका है और खरीद फरोख्त काम ये विपक्षी दलों, क्योंकि वो अपन अस्तित्व तलाश रहे हैं। ये तो आने वाला 2022 के चुनाव में बताएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 7 विधानसभा सीटों में चुनाव है, तब आप इतना दमखम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जब 22 में जब ये पूरा 2020 जो आपका मैच चल रहा है, जो ट्रायल बोलते हैं, ट्रायल में अभी से आपके हाउस उड़े हुए हैं, तो विपक्ष को लेकर के, तो अगर विपक्ष वाकई में आपको घेरने का प्रयास कर रहा है या उन्होंने काम नहीं किया, वो अस्तित्व तलाश रहे हैं, तो आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? आप तो अगर विकास किया, सब कुछ आपने किया है, तो आपको वोट जनता ऐसे दे देगी। मुस्लिम सिख ईसाई आप सब भाई भाई नारा देते हो, भारत बोलते बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भारत माता के जयकारे लगाते हैं, लेकिन भारत माता को बेच दिया है, सारी चीजें निजीकरण कर रहे हैं। लेकिन भानु अगर बात की जाए जिस तरह से अब ये उपचुनाव हो रहा है, 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, अगर अभी इसी हम लोग उपचुनाव की बात करते हैं तो बीजेपी सरकार की यानी कि योगी सरकार की ऐसी कौन सी वो नाकामी है जिसका नुकसान उपचुनाव में सरकार को उठाना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? अगर मैं बांगर में विधानसभा की बात करूं तो बांगर सभा में बीजेपी का अस्तित्व यहाँ नहीं रहा, बहुत ही कम देखने को मिला है। सपा का दबदबा रहा है। जब भी कुलदीप सेंगर बीजेपी से जब चुनाव भी हुआ था लोकसभा वाला, ये 17 वाला, तो उसमें दूसरी बार विधायक भाजपा से बने। इसके पहले भी कुलदीप सेंगर यहाँ से एक बार चुनाव जीत चुके हैं। तो कुलदीप सेंगर के नाम में एक नाम जुड़ता है कि बाहुबली या जहां से दावेदारी चाहते हैं वहां से चुनाव के लिए आवेदन करते हैं तो उनको सफलता मिलती है। तो कुलदीप सिंह और ये कयास लगाए जा रहे थे कि जनपद के ही किसी नेता को, कुलदीप सेंगर परिवार को या अन्य व्यक्ति को यहाँ के टिकट दी जाएगी, लेकिन टिकट तो दिया गया, लेकिन ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसको लोग तो पसंद कर रहे हैं, क्योंकि श्रीकांत कटियार लोकप्रिय हैं, शांत स्वभाव के हैं, बहुत शरीर सुशील व्यक्ति हैं। लेकिन जो एक राजनीति एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको सामदंड भेदभाव सब कुछ, यानी कि आपके अंदर नेतागिरी भी होनी चाहिए, आपके अंदर पैसा भी होना चाहिए, आपके अंदर बाहुबल भी होना चाहिए, सब कुछ चाहिए। अपराध में दुनिया में कदम रखोगे तब खादी आप पहन पाओगे, जब खादी आप पहन पाओगे तो खाकी दबाव बना पाओगे। अब यहाँ पे ब्राह्मण के लोग बिकरू कांड विकास दुबे वाला लेकर के घेरने का प्रयास कर, उनका कहना है कि सरकार का फैसला है कि जो भी कोई दोषी होता है तो उसको न्यायालय सजा देगा। योगी सरकार ने तो ठोक दो वाली राजनीति अपनाई है, तो वहां तो उल्टा हो गया बिकरू में, वहां तो अपराधियों ने उल्टा पुलिस वालों को ठोक दिया। ये हालात है। ठोक जो है अब ये देखना होगा कि आखिरकार सरकार को किस यहाँ पर नाकामी के चलते नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आने वाले कल ही यहाँ पर पता चलेगा। शुक्रिया आपका भानु मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल यही है कि आखिरकार जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में किस पार्टी को यहाँ पर जीत मिलेगी? क्या सभी सीटों पर बीजेपी वापसी करेगी या फिर विपक्ष भी यहाँ पर सरकार को टक्कर देकर अपना खाता खोलने में कामयाब होगा? ये तो जो है आने वाले कल ही हमें पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।